नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बैक हॉरर केपी चौधरी के साथ। दोस्तों, आज मेरे पास 3 ऐसी डरावनी कहानियां आई हैं जिसे सुनने के बाद आपको भी यकीन नहीं होगा कि क्या वाकई में किसी के साथ ऐसा हो सकता है। पहले तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन जब मैंने कंफर्म किया तो यकीन हो गया कि हाँ, वाकई में ये घटनाएं सच भी हो सकती हैं। तो पहली कहानी जो है वो है उत्तराखंड से, और ये कहानी मेरे साथ शेयर की है अभिषेक शर्मा ने। तो चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं अभिषेक शर्मा के साथ घटे हुए इंसिडेंट की ओर। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो इंसिडेंट है इसे मैं अभिषेक शर्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको सुनाने की कोशिश करूंगा, ताकि इस कहानी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ। दरअसल साल 2017 की बात है। उस समय पर मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी थी जिसके बारे में बताते हुए भी मेरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन छूट जाती है और मैं कपकपाने लग जाता हूँ। दरअसल उस समय पर मैंने टूरिस्ट गाइड का काम करना शुरू किया था और हमारे हिमाचल में उस समय पर जो भी लोग घूमने के लिए आते थे, मैं उन्हें हमारे हिमाचल में मौजूद अच्छी अच्छी जगह दिखाता और ऐसे ही मेरे दिन कटे जा रहे थे। लेकिन एक दिन की बात है, अचानक मेरी माँ का कॉल आता है। दरअसल मैं एक हिमाचल के छोटे से गांव का रहने वाला हूं और जिस समय पर उन्होंने मुझे कॉल किया उस समय पर मैं अपने गांव से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर छितकुल में था। दरअसल मेरी माँ ने मुझे फ़ोन पर बताया कि मेरे दादाजी का देहांत हो गया है और उनका अंतिम क्रियाक्रम होने ही वाला है। उससे पहले तुम आकर उनका चेहरा देख लो। जब मैंने अपने दादाजी की मौत की खबर सुनी तो मेरे शरीर में एक अजीब सी कपकपी छूट गई और फिर मैंने शाम के समय पर अपने दोस्त की एक कार उठाई और मैं छितकुल से सीधा अपने गांव की तरफ निकल गया। लेकिन उस समय पर शाम हो चुकी थी और मैं अपनी कार से अपने गांव जा रहा था। दरअसल छितकुल से लेकर हमारे गांव की तरफ काफ़ी ज़्यादा पहाड़ी इलाका था। कोई ऐसा हाईवे भी नहीं था जिससे मैं काफ़ी जल्दी अपने गाँव तक पहुँच सकूँ। मुझे छोटे छोटे गाँवों से होकर ही गुजरना था और उस टाइम तक रात भी काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन मुझे जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना था, इसलिए मैं काफ़ी तेज़ी से कार ड्राइव कर रहा था। अब तक मैंने तकरीबन ड्राइव करते हुए 55 से 60 किलोमीटर का रास्ता तय कर लिया था और अब मुझे घर पहुंचने में यही कोई 1 से सवा घंटा लगना था और मैं अब भी कार ड्राइव किए जा रहा था। उस समय पर रात के तकरीबन 7:30-8 बजे का टाइम हो चुका था। अब हमारा जो हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर रात कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो जाती है। 7:30-8 बजे के आसपास गुफ अंधेरा था और इस समय पर मैं एक गांव के अंदर पहुँच गया। दरअसल जब मैं उस गांव से जैसे ही बाहर निकला तो उस गांव से बाहर निकलने का रास्ता एक पुल से होकर गुजर रहा था। मैंने जैसे तैसे करके काफ़ी धीमे धीमे वो पुल पार किया और मैं उस पुल को पार करके जैसे ही 1 से 1.5 किलोमीटर दूर गया तो मुझे अचानक ही सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया। वो आदमी मुझे हाथ का इशारा करके गाड़ी रोकने को बोल रहा था। मैंने उसके हाथ को देखकर वहीं पर गाड़ी रोक दी और उस आदमी को अपनी कार के अंदर बैठा लिया। इसके बाद मैं चलने लगा। बातों ही बातों में मैंने उस आदमी से पूछा कि तुम्हें जाना कहाँ है। तो इसका जवाब देते हुए उस आदमी ने कहा कि भाई, पास में ही मेरा गांव है, मुझे बस वहीं तक छोड़ दो। गांव तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है। रात के समय में मैं पैदल पैदल जाता तो काफ़ी समय लग जाता और सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है। वो तो अच्छा हुआ कि तुम आ गए और तुमने मुझे लिफ्ट दे दी। उसकी ये बात सुनकर मैंने उसकी तरफ देखा, थोड़ा सा मुस्कुराया और फिर से गाड़ी चलाने लग गया। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा चला ही था कि तभी उस आदमी ने मुझसे पूछ लिया, अरे क्या हुआ भाई, तुम घबराए घबराए क्यों दिख रहे हो। उस आदमी के इतना पूछने पर मैंने उसे बताया कि दरअसल मेरे दादाजी का देहांत हो गया है और मुझे जल्दी से जल्दी अपने गांव पहुंचना है। शायद इसी वजह से मेरे चेहरे पर थोड़ी घबराहट दिख रही है। मैंने जैसे ही उस आदमी से ये सब कहा तो उस आदमी ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, बुजुर्ग होंगे, मर गए, इसमें घबराने की क्या बात है। अरे भैया, एक ना एक दिन सबको मरना है। तुम भी मरोगे किसी ना किसी दिन, हम भी मरेंगे, मरना सभी को है। ये सुनकर मुझे थोड़ा सा अजीब लगा क्योंकि ऐसा जवाब कोई नहीं देता। लेकिन इसके बाद मैंने उस आदमी से कुछ नहीं कहा और मैं चुपचाप गाड़ी चलाता रहा।
लेकिन 1.5 से 2 किलोमीटर दूर चलने के बाद भी कोई गांव नहीं आया। इस पर मैंने उस आदमी से पूछा, अरे भाई साहब, आप तो बोल रहे थे कि आपका गांव 2 से 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन अभी तक तो कोई गांव नहीं आया। इस पर उस आदमी ने मुझसे कहा, अरे भाई बस थोड़ा ही दूर है, और चलो ना थोड़ा आगे। उसकी ये बात सुनकर मैं गाड़ी चलाता रहा, लेकिन थोड़ा आगे जाने पर मुझे एक और आदमी दिखाई दिया, जो कि बिल्कुल उसी तरह से जैसे ये पीछे बैठे हुए आदमी ने मुझे हाथ दिया था, वैसे ही मुझे हाथ दे रहा था। और उसे देखते ही मैंने उस पीछे बैठे आदमी की तरफ देखा, और जैसे ही मैंने पीछे देखा तो उस आदमी ने मुझसे कहा, अरे मेरा दोस्त घनश्याम है, इसे भी बिठा लो, हो सकता है खेत की रखवाली करने आया होगा और मेरी तरह वापस गांव जाना चाहता है। रोक दो गाड़ी, बिठा लो बिठा लो। उस आदमी की ये बात सुनकर मैंने गाड़ी रोक दी और उस आदमी को भी मैंने अपनी गाड़ी में बिठा लिया। और जैसे ही वो आदमी उस दूसरे वाले आदमी के पास बैठा तो वो दोनों आपस में कुछ बातें करने लग गए, लेकिन इस बार मैंने उन दोनों से कुछ भी नहीं कहा। लेकिन अचानक से जो आदमी अभी अभी मेरी गाड़ी में बैठा था, उसने मुझसे पूछ लिया, अरे भाई क्या हुआ, थोड़े घबराए लग रहे हो, लगता है दादाजी से कुछ ज़्यादा ही प्यार करते थे और उनके जाने का सदमा झेल नहीं पा रहे हो। उस आदमी की ये बात सुनकर मैंने पीछे मुड़कर कहा, लेकिन आपको कैसे पता कि मेरे दादाजी की मौत हो गई है? तो इस बात पर उस आदमी ने हंसते हुए कहा, अरे अभी अभी मेरे दोस्त ने बताया है कि तुम्हारे दादाजी की मौत हो गई है और तुम अपने गांव जा रहे हो। हमारा गांव भी थोड़ी दूर है, हम दोनों को भी छोड़ दो। उस आदमी की ये बात सुनकर मैं फिर से कार ड्राइव करने लगा, लेकिन वो रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, जिसकी वजह से मैं धीरे धीरे अपनी कार चला रहा था। थोड़ी दूर बाद मुझे एक औरत खड़ी हुई नजर आई, लेकिन जैसे ही गाड़ी उसके पास पहुंची तो मुझे दिखाई दिया कि वो जो औरत थी वो दिखने में थोड़ी अजीब दिखाई दे रही थी। और जब मैंने उसे गौर से देखा तो दिखाई दिया कि उस औरत के जो पैर थे वो दोनों पैर उल्टे थे। और ये देखकर मैं एकदम से डर गया और फिर मैंने अपनी गाड़ी को और भी तेज कर लिया और मैं तेजी से उस रास्ते से कार भगाने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने कार को भगाना शुरू किया तो पीछे बैठे हुए उन दोनों आदमियों ने मुझसे कहा, अरे क्या हुआ अभिषेक, इतनी तेज कार क्यों चला रहे हो? रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, इस पर इतना तेज चलाओगे तो गाड़ी के दोनों पहिए फट जाएंगे। और तुमने अभी अभी उस औरत को कार में क्यों नहीं बिठाया? वो भी तो हाथ का इशारा करके कार रोकने के लिए बोल रही थी। उन दोनों की ये बात सुनकर मैंने डरते हुए उन दोनों आदमियों से कहा, आपने अभी उस औरत के पैर देखे? दोनों पैर उल्टे थे, वो कोई चुड़ैल थी। मेरी इस बात पर उन दोनों आदमियों ने हंसना शुरू कर दिया और उनकी हंसी कुछ अजीबोगरीब तरीके की थी, जिसे देखकर मेरे शरीर में कपकपी छूटने लग गई। और इसके बाद उन दोनों आदमियों ने कहा, पैर तो तुमने हमारे भी नहीं देखे अभिषेक। उन दोनों की ये बात सुनकर जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैं एकदम से हैरान रह गया। दरअसल पीछे कोई भी मौजूद नहीं था। मेरी कार की पीछे वाली सीटें बिल्कुल खाली पड़ी हुई थीं और ये देखकर मुझे समझ आ गया कि मेरा पाला आज कुछ अनजान शक्तियों से पड़ चुका है। मैं ज़रूर भूत प्रेतों के चक्कर में फंस चुका हूँ। और फिर अचानक से मुझे अपनी कार के सामने वही दोनों आदमी और वो औरत दिखाई दी जिसने अभी अभी मुझे हाथ दिया था। और उन तीनों को देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया। मेरी गाड़ी का कंट्रोल मेरे हाथ से छूट गया, मैं जैसे बेहोश हो गया था। इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। सवेरे सवेरे जब मेरी आंखें खुलीं तो मैं हॉस्पिटल के अंदर था और मेरे घर वाले मेरे पास थे। और फिर मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि दरअसल रात को मेरा एक भयानक एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें मेरी कार खेतों से सड़क की तरफ उतर गई थी। हालांकि मुझे तो इतनी चोटें नहीं आईं, लेकिन मेरी कार पूरी तरह से झरझर हो गई। इसके बाद मैंने अपने घर वालों को पूरी बातें बताईं कि दरअसल रात को मेरे साथ क्या हुआ था। और घर वालों को रात में घटी हुई घटना के बारे में बताते हुए मुझे अचानक से खून की उल्टियाँ होने लगीं, जिसके बाद मेरे घर वाले भी काफ़ी ज़्यादा डर गए और मैं भी हैरान था कि आखिर मुझे खून की उल्टियाँ क्यों हो रही हैं। इसके बाद तुरंत मेरे घर वाले मुझे एक बाबा के पास लेकर गए और उन्होंने मेरे घर वालों को बताया कि दरअसल रात को मेरा सामना कुछ भटकती हुई आत्माओं से हो गया था
और वो आत्माएं मुझे ख़त्म करना चाहती थीं। लेकिन न जाने कैसे पर मैं बच गया। उस दिन से लेकर आज तक मुझे रात में कार ड्राइव करने या फिर रात में कहीं पर भी निकलने से काफ़ी डर लगता है। और जब भी ये बात मेरे ध्यान में आती है तब तक मेरी रूह कांप जाती है और मैं डरने लग जाता हूँ। तो दोस्तों, ये थी अभिषेक शर्मा जी की कहानी। चलिए अब बढ़ते हैं आज की अपनी दूसरी कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अतुल कुमार है और मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। दरअसल एक रात की बात है, मैं अपने घर की छत पर सोया हुआ था कि तभी अचानक से काफ़ी तेज़ आवाज़ आती है। ये आवाज़ ऐसी थी कि मानो कोई एक्सीडेंट हुआ हो। ये आवाज़ सुनकर मैं अपनी चारपाई से उठा और उठने के बाद जब मैंने अपनी छत से झांक कर देखा तो दिखाई दिया कि पास के ही हाईवे पर वाकई में एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। ये देखकर मैं अपनी घर की छत से नीचे उतरा और काफ़ी तेज़ी से घर से निकलकर उस जगह पर पहुंच गया जहां पर एक्सीडेंट हुआ था। दरअसल वहां पर अब भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी और काफ़ी सारे लोग एक बस के अंदर से लोगों को बाहर निकाल रहे थे और मैं भी उन लोगों को बाहर निकालने में लग गया जो कि उस बस के अंदर फंसे हुए थे। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उस बस में तकरीबन 20 लोग निकले, जिनमें से लगभग 12 से 13 लोग मरे हुए थे और जो बचे थे वो लोग ऐसी हालत में नहीं थे कि वो कुछ भी बोल पाएँ। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाई गई और फिर बाकी के लोगों को और उन लाशों को एम्बुलेंस के ज़रिए हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। लेकिन इसके बाद हैरानी की बात तो ये थी कि जिस जगह पर बस की ड्राइविंग सीट होती है उस जगह से किसी को भी निकाला नहीं गया था और ना ही वहाँ पर कोई मौजूद था। मतलब ये साफ जाहिर था कि बस का ड्राइवर कहीं रह गया है या फिर शायद ये बस बिना ड्राइवर के ही चल रही थी। जब लोगों को लगा कि शायद बस का ड्राइवर एक्सीडेंट होने से पहले ही इस बस से नीचे तो नहीं कूद गया, तो ये सोचकर लोगों ने इधर उधर बस के ड्राइवर को ढूंढना शुरू कर दिया और फिर बस से पीछे लगभग 200 से 300 मीटर जाने के बाद वो ड्राइवर वाकई में रोड पर पड़ा हुआ मिल भी गया। वो ड्राइवर एक जगह पर पड़ा हुआ था। जब उसके पास लोग पहुंचे तो उन्होंने उस ड्राइवर को देखा। उस ड्राइवर के शरीर पर हल्की फुल्की चोटें थीं क्योंकि वो उस बस से कूद चुका था। इसके बाद लोग उसके पास जाकर खड़े हो गए और लोगों ने उससे पूछताछ करना शुरू कर दिया कि आखिर एक्सीडेंट कैसे हुआ था। उन लोगों में से मैं भी एक था और मैंने उस ड्राइवर से पूछा कि आखिर एक्सीडेंट कैसे हुआ था। तब उस ड्राइवर ने हम सभी लोगों को बताया कि दरअसल उसके साथ एक भयानक हादसा हुआ था और ऐसा हादसा उसने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। इसके बाद हम लोगों ने उससे कहा कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से इस बस का एक्सीडेंट हो गया और तुम्हें बस से नीचे ही कूदना पड़ा। इसके बाद उस ड्राइवर ने जो बताया उसे सुनने के बाद आप भी सदमे में रह जाओगे। दरअसल उस ड्राइवर ने कहा कि दरअसल जब एक्सीडेंट हुआ उससे थोड़ी देर पहले ही हम बस के अंदर तकरीबन 20 से 22 लोग थे। मैं बस चलाए जा रहा था और जो बस का कंडक्टर था वो बस में इधर उधर घूम रहा था। तभी अचानक से मुझे सामने एक लड़की खड़ी हुई दिखाई दी। वो हाथ देकर बस को रोकने का इशारा कर रही थी। उसे देखकर मैंने बस रोक ली और फिर वो लड़की बस के अंदर आकर बैठ गई। जब वो बस के अंदर आकर बैठी तो कुछ लोगों ने मुझसे कहा भी था कि आखिर तुमने बस को रोका क्यों और फिर अचानक से चालू करके चल भी दिए। ना तो कोई अंदर आया और ना ही कोई बाहर गया। मैं अपने कंडक्टर और उन लोगों की बात को सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराया और फिर मैं बस को चलाने लगा क्योंकि जब उन लोगों ने और कंडक्टर ने मुझसे ये बात कही थी तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने एक लड़की के लिए इस बस को रोका है, इसीलिए ये सभी लोग मुझसे मजाक कर रहे हैं। इसके बाद मैं बस चलाता गया, लेकिन लगभग 2 से 3 किलोमीटर तक बस चलाने के बाद भी मुझे लगा कि कंडक्टर बस इधर उधर घूमे जा रहा है। उसने अभी तक उस लड़की की टिकट नहीं काटी थी जिसको मैंने कुछ देर पहले बस के अंदर बिठाया था। फिर मैंने कंडक्टर की ओर इशारा किया और फिर कंडक्टर को अपने पास बुलाया। इसके बाद मैंने उससे कहा, अरे क्या हुआ भाई, लड़की सुंदर है तो क्या टिकट नहीं काटनी क्या उसकी? मेरी ये बात सुनकर उस कंडक्टर ने मुझसे कहा, अरे कौन सी लड़की यार, आज तू क्यों मजाक कर रहा है?
कभी बस को रोक देता है, कभी बोलता है कि लड़की की टिकट नहीं काटी। मजाक मत कर, अब जल्दी चले यार। कंडक्टर की ये बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मुझे लगा कि आज कंडक्टर वाकई में मजाक के मूड में है, और ये सब कहकर कंडक्टर वापस से पीछे की तरफ चला गया। इस बार मैं ये समझ चुका था कि कंडक्टर मुझसे मजाक कर रहा है, और मैं अब बस के शीशे से बार बार पीछे की तरफ ही देखे जा रहा था। मैं शीशे में झांककर यही देखना चाहता था कि आखिर कंडक्टर कब तक उस लड़की की टिकट नहीं काटता है। और इसके बाद मैंने देखा कि कंडक्टर ठीक उसी सीट के पास आकर खड़ा हो गया जिस सीट पर वो लड़की बैठी हुई थी। मैं शीशे में झांककर साफ साफ कंडक्टर को और लड़की को देख पा रहा था। वो लड़की भी मेरी तरफ ही देख रही थी, और मैं उन दोनों की तरफ, यानी कि कंडक्टर और उस लड़की की तरफ। इसके बाद मैं उस कंडक्टर को बुलाकर उससे कहना चाहता था कि खुद तो उस लड़की के पास ही खड़ा हुआ है और मुझसे आकर कह रहा है कि कौन सी लड़की, किस लड़की का टिकट काटूं। मैं कंडक्टर को अपने पास बुलाकर उससे ये सब कहना ही चाहता था, लेकिन तभी टोल टैक्स आ गया और मेरा पूरा ध्यान टोल टैक्स की तरफ ही चला गया। फिर जब टोल टैक्स से मैं बाहर निकला तो मेरा ध्यान फिर से उसी कंडक्टर की ओर गया। लेकिन इस बार हैरानी की बात तो ये थी कि कंडक्टर ठीक उसी सीट पर बैठा हुआ था जिस सीट पर वो लड़की आकर बैठी थी। लेकिन इससे भी हैरानी की बात ये थी कि वो लड़की अब उस सीट पर मौजूद नहीं थी, उस पर केवल वो कंडक्टर ही बैठा था। मैंने झटके के साथ अपनी बस रोक दी और फिर मैं पीछे की ओर देखने लगा। मैंने देखा कि वो लड़की बस में किसी भी सीट पर नहीं थी। इसके बाद मैंने कंडक्टर और लोगों से पूछा कि अभी अभी इस सीट पर जो लड़की बैठी थी वो आखिर कहाँ उतर गई। कहीं हम टोल टैक्स के पास रुके थे वहीं पर तो नहीं उतर गई। तो मेरी ये बात सुनकर सभी यात्रियों ने और कंडक्टर ने हंसना शुरू कर दिया। वो मेरी ओर देखकर हंसने लगे और कंडक्टर ने मुझसे कहा, अरे भाई क्या हुआ आज यार, तू बड़े मजाक के मूड में, कहीं शराब तो नहीं पी के आ गया? तुझे बार बार कोई लड़की दिखाई दे रही है? यहाँ तो अभी तक कोई लड़की दिखाई नहीं दी, कब से इस बस के अंदर हम ट्रेवल किए जा रहे हैं। लेकिन इस बार कंडक्टर की ये बात सुनकर मैं भी थोड़ा हैरान था, क्योंकि या तो वो मजाक के मूड में थे या फिर मेरे साथ ही कोई पंगा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो जो भी हो वो लड़की ही तो थी, अगर एक लड़की का टिकट नहीं काटा तो कोई बात नहीं, हो सकता है कि इस कंडक्टर की ही कोई जानकार रही होगी। इसके बाद मैं बस चलाता गया, लेकिन करीब 4 से 5 किलोमीटर तक बस चलाने के बाद अचानक से मेरी नज़र शीशे में पीछे की तरफ गई, और जब मैंने पीछे देखा तो दिखाई दिया कि वही लड़की जो कि कुछ देर पहले हमारी बस में चढ़ी थी और फिर उतरकर कहीं चली गई थी, वो अब बस के अंदर ही थी। और बस के अंदर भी ऐसे वैसे नहीं, बल्कि वो कंडक्टर के सर के ऊपर बैठी हुई थी। कंडक्टर सीट पर बैठा हुआ था और वो लड़की कंडक्टर के सर के ऊपर। ये देखकर मैं थोड़ा सा डर गया और मुझे अजीब भी लगा। मैं उस लड़की की तरफ ही देखने लगा और वो लड़की भी मेरी तरफ ही घूरे जा रही थी। इसके बाद अचानक से वो लड़की मेरी तरफ देखते देखते एक बूढ़ी औरत के रूप में बदल गई, जिसे देखकर मैं पहचान गया कि ये कोई बूढ़ी औरत या कोई लड़की नहीं है, बल्कि ये एक डायन या चुड़ैल है। और उसे देखकर मैं जोर से चीख उठा। मेरी चीखने की आवाज़ सुनकर अचानक से कंडक्टर मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि आखिर क्या हुआ। तब मैंने उससे कहा कि तुम्हारे ऊपर डायन बैठी हुई है। मैंने उससे इतना कहा ही था और फिर मेरे कंडक्टर ने पीछे मुड़कर देखा, तभी वो डायन उसे भी दिखाई दी। वो डायन उसे और मुझे ही नहीं, बल्कि बस के हर एक यात्री को दिखाई दे रही थी। उसे देखते ही अचानक से बस के अंदर अफरा तफरी मच गई और लोगों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं बस को रोकना चाहता था और मैंने अपना पैर ब्रेक के ऊपर ही रखा था कि फिर मुझे पता चला कि ब्रेक फेल हो चुके थे और मैं बस को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था। मैंने स्टीयरिंग को इधर उधर मोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी मुझे पता चला कि स्टीयरिंग अपने आप ही इधर उधर मुड़ रही थी और बस अपने आप ही चले जा रही थी। मैं वहाँ से खड़ा हो गया और जब मैं ड्राइविंग सीट से खड़ा हुआ तो मैंने देखा कि वो औरत मेरे बिल्कुल पास खड़ी हुई थी। उस चुड़ैल को अपने पास खड़ा हुआ देख मैं ड्राइविंग सीट पर दोबारा बैठ गया, क्योंकि अब मैं बस को रोकना चाहता था, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं बस का एक्सीडेंट ना हो जाए।
लेकिन मैं बस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। हमारी ये बस अपने आप ही चले जा रही थी। इसके बाद मैंने देखा कि उस डायन ने मेरा जो कंडक्टर था उसकी गर्दन को पकड़कर उसकी दोनों आंखें बाहर निकाल लीं और इसके बाद उसने पीछे जाकर कई यात्रियों की आंखें भी बाहर निकाल दी। मैं ये देखकर काफ़ी बुरी तरह से डर गया। मैं समझ चुका था कि चाहकर भी मैं इस बस को ना तो रोक पाऊंगा और ना ही कंट्रोल कर पाऊंगा, और इसीलिए मैंने डर के मारे ड्राइविंग सीट से नीचे की ओर छलांग लगा दी। मैं अपनी जान बचाना चाहता था। और इसके बाद मैंने देखा कि काफ़ी दूर जाकर मेरी बस का एक बुरा एक्सीडेंट हो गया और इसके बाद तुम लोग यहाँ पर आ गए। उस ड्राइवर ने काफ़ी डरते डरते ये बातें बताई थीं। उसका शरीर भी खून से लथपथ पड़ा था। उसे भी काफ़ी गहरी चोटें आई थीं। हम लोगों ने हालांकि उसकी इस बात पर यकीन नहीं किया और उसे हमने पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस उस ड्राइवर को पुलिस स्टेशन लेकर गई और जो मरीज थे जिनका एक्सीडेंट हुआ था उन्हें एम्बुलेंस पहले ही लेकर जा चुकी थी। बाद में हमें पता चला कि उन लोगों में से जिनको हमने एम्बुलेंस में बिठाकर हॉस्पिटल भेजा था उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा और वाकई में उनमें से कुछ लोगों की आंखें बाहर निकली हुई थीं, कुछ की आंखें ही गायब थीं। लेकिन उसी दिन के बाद से हमारे घर के सामने वाले उस हाईवे पर काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट होने लगे। एक्सीडेंट ठीक उसी जगह पर होते थे जिस जगह पर उस बस का एक्सीडेंट हुआ और ये एक्सीडेंट आज भी हो रहे हैं। तो दोस्तों ये थी अतुल कुमार की कहानी। चलिए अब बढ़ते हैं आज की अपनी अगली कहानी की ओर। दोस्तों मेरा नाम शमशेद खान है और मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। मुझे शराब पीने की आदत हो गई थी और एक रात मैं शराब पीकर अपने घर वापस लौट रहा था। लेकिन जिस ढाबे पर मैं शराब पीने के लिए जाया करता था वो ढाबा मेरे घर से थोड़ी दूरी पर था, यही कोई 2 से 2.5 किलोमीटर दूर। मैं हर रोज़ रात में उस ढाबे पर शराब पीने के लिए जाता और रात के 11 बजे के आसपास वहाँ से लौटकर वापस आया करता था। लेकिन आज न जाने क्यों मेरे पेट में शराब पीने के बाद एकाएक ही दर्द उठने लगा और जब मैं अपने घर की तरफ बढ़ रहा था तो मुझे ढाबे वाले ने कहा कि तुम्हें इतनी रात को नहीं जाना चाहिए, आज रात इस ढाबे पर ही रुक जाओ। लेकिन मैंने उस ढाबे वाले की बात नहीं मानी। मैंने उससे कहा कि बस थोड़ा सा ही दर्द है, मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा। इसके बाद मैं वहां से चलने लगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि उस रात मेरा सामना एक ऐसी चीज़ से होने वाला है जो कि मुझे मौत के घाट भी उतार सकती थी। दरअसल जब मैं वहां से चलने लगा तो मैं यही कोई 1 से 1.5 किलोमीटर ही आगे बढ़ा हूँगा। मैं बस अपने घर पहुंचने ही वाला था कि तभी मुझे रास्ते में एक छोटा बच्चा खड़ा हुआ दिखाई दिया। वो बच्चा मेरे पास आकर मुझे कुछ इशारा कर रहा था। मैंने जब उसकी तरफ देखा तो मुझे लगा कि यह बच्चा कोई मदद मांग रहा है। मैंने उस बच्चे से पूछना चाहा कि आखिर क्या हुआ है, तुम मुझे क्या बताना चाहते हो। लेकिन उस बच्चे ने मुझे कुछ कहा नहीं। वो बस मेरी तरफ इशारे कर रहा था और अपने हाथ को जंगल की दूसरी तरफ कर रहा था। उसके इशारे को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो सड़क के पास जो जंगल है वहाँ पर इसे कोई दिखाई दिया है या फिर इसका कोई घरवाला है जिसके लिए ये मदद मांगने मेरे पास आया है। इसके बाद मैं उस लड़के के साथ साथ चलने लगा। वो छोटा सा लड़का यही तकरीबन 8 से 9 साल का रहा होगा। वो मेरे आगे आगे भागे जा रहा था और वो सड़क से दूसरी तरफ उस सुनसान जंगल की ओर जा रहा था जिस तरफ पास वाले गांव का एक कब्रिस्तान बना हुआ था। उस रास्ते की तरफ अक्सर लोग जाया नहीं करते थे क्योंकि हमारे गांव वालों का ऐसा मानना था कि इस कब्रिस्तान में रूहें रहती हैं जो कि रात में अगर कोई मुसाफिर यहाँ पर उनको मिल जाए तो उसे जिंदा नहीं छोड़ती। लेकिन मैंने अपने घर वालों की इस बात पर ध्यान तो दिया, पर फिर मुझे लगा कि कोई बच्चा है जिसे मेरी मदद की ज़रूरत है, मुझे इसके पीछे जाना चाहिए। वो बच्चा मुझसे यही कोई 10 से 15 कदम की दूरी पर आगे आगे चले जा रहा था और मैं भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। थोड़ी देर बाद मैं उसी कब्रिस्तान के पास पहुंच गया और जब मैं उस कब्रिस्तान के पास पहुंचा तो मैं उस लड़के को ही देख रहा था कि आखिर वो कहाँ पर जाकर रुकता है। मैंने देखा कि वो लड़का
कब्रिस्तान के गेट पर जाकर रुक गया। इस बात से मैं थोड़ा हैरान था कि आखिर ये मुझे कब्रिस्तान के पास ही क्यों लाया है। ये चाहता तो इससे आगे भी ले जा सकता था। इसके बाद मैंने उस लड़के से कहा कि आखिर क्या हुआ, तुम यहाँ पर आकर क्यों रुक गए? मुझे तो यहाँ पर दूर दूर तक कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। इसके बाद उस लड़के ने कहा कि दरअसल इस कब्रिस्तान के अंदर मेरी अम्मी बेहोश पड़ी हुई हैं। वो मुझे गांव से इस कब्रिस्तान में लेकर आई थीं, लेकिन न जाने क्यों अचानक ही वो बेहोश हो गईं। आप बस उन्हें होश में ले आइए। इसके बाद मैं अपनी अम्मी के साथ यहाँ से अपने गांव चला जाऊँगा। मैंने जब उस बच्चे की ये बात सुनी तो मैं कब्रिस्तान में इधर उधर देखने लगा कि आखिर उसकी अम्मी कहाँ पर पड़ी हुई है। तो मुझे दिखाई दिया कि एक औरत वास्तव में ही उस कब्रिस्तान के अंदर बेहोश पड़ी हुई थी। इसके बाद जब वो औरत मुझे दिखाई दी तो मैंने उस लड़के से कहा कि ठीक है, तुम उस कब्रिस्तान में मेरे साथ चलो, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। मैं उस औरत को उठाने के लिए उस लड़के के साथ कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गया। वो औरत एक कब्र के ऊपर पड़ी हुई थी और उसे देखने पर ऐसा ही लग रहा था कि मानो वो काफ़ी देर से यहाँ बेहोश पड़ी हुई है। इसके बाद मैं उसके पास जाकर उसे झंझोड़ने लगा। मेरे काफ़ी देर तक झंझोड़ने के बाद वो औरत अचानक से उठ बैठी और उसके बाद उसने अपने बेटे का नाम लिया। नाम सुनते ही उसका बेटा उसके पास पहुंच गया और वो भी उसके गले लग गया। अम्मी अम्मी कहकर वो अपनी माँ के गले लगा हुआ था। इसके बाद मैंने उस छोटे लड़के से कहा, तो ठीक है, अब मैंने तुम्हारी अम्मी को होश में ले आया हूँ और अब मुझे अपने घर जाना है, तो मैं चलता हूँ। इसके बाद जब मैंने ऐसा कहा ही था तो अचानक से न जाने क्यों पर उस औरत ने और उस छोटे से बच्चे ने हंसना शुरू कर दिया। वे लगातार मेरी तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगे। वो औरत मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी तरफ देखकर न जाने क्यों पर मेरे शरीर में अचानक से कपकपी आने लगी। मैं उनको देखते ही समझ गया था कि मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। उन्हें देखते ही मैं साफ साफ समझ रहा था कि ये दोनों औरत या फिर बच्चा नहीं है, ये दोनों रूहें हैं और अब मैं इन रूहों के जाल में फंस चुका हूँ। वो मुझे कब्रिस्तान तक भी ले आई थीं। उनका ये हाल देखकर और उनका इतना डरावना चेहरा देखकर मैं जितनी भी शराब पीकर आया था वो शराब अचानक से ही उतर गई थी। मेरा नशा न जाने कहाँ अचानक से ही खो गया था और अब मुझे अपनी मौत का एहसास हो रहा था। मैं साफ साफ ये समझ चुका था कि आज मेरी आखिरी रात होने वाली है। आज ही मैं अल्लाह को प्यारा हो जाऊंगा। लेकिन इसके बाद भी मैंने अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागना ही सही समझा और मैं उस कब्रिस्तान से निकलकर भागने लगा। लेकिन काफ़ी देर तक भागने के बाद भी मुझे महसूस हुआ कि अभी तक मैं उस कब्रिस्तान के आसपास ही हूँ। लेकिन मैं वहाँ से निकलकर अपने गांव पहुँचना चाहता था ताकि मैं अपनी जान बचा सकूँ। लेकिन भागते रहने के बावजूद भी मुझे कोई रास्ता ही दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो मैं इस कब्रिस्तान के ही इर्द गिर्द घूम रहा हूँ। और वाकई में आज जब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि उस रात मैं उस कब्रिस्तान के आसपास ही चक्कर लगाए जा रहा था। मैं ना तो अपने गांव के रास्ते की ओर बढ़ पा रहा था और ना ही उस पास वाले गांव के रास्ते की ओर। और थोड़ी देर तक भागने के बाद ही मेरी हिम्मत ने भी जवाब दे दिया था। मैं समझ गया था कि ये रूहें बहुत ताकतवर हैं और आज मैं इनका शिकार बनने वाला हूँ। इसके बाद मैं एक जगह पर ही खड़ा हो गया और जब मैं उस जगह पर खड़ा हुआ था तो मैंने देखा कि वो औरत जिसे अभी अभी मैंने उठाया था, वो औरत कब्रिस्तान की दीवार के ऊपर खड़ी हुई थी और वो छोटा बच्चा जो कि मुझे लेकर आया था, वो बच्चा हवा में झूल रहा था और ये दोनों मेरी तरफ ही देखे जा रहे थे। वो दोनों मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे कि मानो मैं उनका कोई ऐसा शिकार हूँ जिसे वो नोच नोच कर खाने वाले हैं। मेरे मुंह से एक अल्फाज तक नहीं निकल पा रहा था। मैं डर के मारे कँपाए जा रहा था।
इसके बाद उस औरत ने हंसते हुए मुझसे कहा, तुझे क्या लगता है तू बच जाएगा? नहीं, खा जाऊंगी तुझे। मरना होगा तुझे। उस औरत की ये डरावनी बात सुनकर मैं अचानक से बेहोश हो गया और फिर जब मेरी आंखें खुलीं तो मैं अपने घर पे था। मैंने अपने घर वालों से कहा कि आखिर मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा। तब घर वालों ने मुझे बताया कि मैं शराब के नशे में कब्रिस्तान के पास पड़ा हुआ था और मेरे शरीर पर मिट्टी ही मिट्टी लगी हुई थी। तब मैंने अपने घर वालों से कहा कि मैं शराब के नशे में वहाँ नहीं पहुँचा था, बल्कि मेरे साथ जो हुआ मैंने अपने घर वालों को सब कुछ बता दिया। लेकिन घर वालों ने मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं किया, क्योंकि घर वालों को ऐसा लग रहा था कि मैं रूहों और जिन्नातों की बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं अपने शराब के इस गुनाह को छुपा सकूँ। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मैं असलियत में सब कुछ हकीकत बता रहा था। इसके बाद 2-3 दिन तक सब कुछ ठीक रहा। मैं 2-3 दिन तक उस ढाबे पर फिर दोबारा नहीं गया। लेकिन फिर अचानक से एक रात जब मैं अपने घर पर ही सोया हुआ था तो रात के करीब 9-10 बजे के आसपास मुझे वही औरत और वही बच्चा दिखाई दिया। उस औरत ने उस समय मुझसे कुछ कहा तो नहीं, लेकिन वो मुझे काफ़ी डरावनी निगाहों से देख रही थी। उसकी आंखें चटक लाल थीं और वो छोटा लड़का उस औरत के कंधे पर बैठा हुआ था। इसके बाद उस छोटे लड़के ने कहा, अंकल, मेरी मदद करोगे? बस थोड़ी सी ही मदद चाहिए, कर दो। और इतना कहकर वो छोटा सा लड़का अचानक से उस औरत के कंधे से उछलकर मेरी छाती पर आ बैठा। और फिर इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं एक मजार के अंदर एक मौलवी जी के सामने बैठा हुआ था। इस टाइम पर जब मैंने अपने शरीर की तरफ देखा तो मेरा शरीर काफ़ी दुबला पतला और काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था। मेरे शरीर के ऊपर सफ़ेद बाल आ गए थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो मैं बुढ़ा हो चुका हूँ और काफ़ी कमज़ोर भी। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? एक रात पहले तो मैं बिल्कुल ठीक था। इसके बाद उन मौलवी जी ने हंसते हुए मेरी तरफ देखा और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि अपने घर वालों को पहचान लो, क्या यही तुम्हारे घर वाले हैं? मैंने अपने भैया भाभी और अपने घर वालों की तरफ देखा और फिर मैंने हाँ में सिर हिलाते हुए उन मौलवी जी से कहा कि हाँ, यही मेरे घर वाले हैं। लेकिन फिर मैंने उनसे कहा कि आखिर ये मुझे क्या हो गया है? एक रात पहले तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन अब मैं इतना कमज़ोर, दुबला पतला और बूढ़ा कैसे हो गया? तब उन मौलवी जी ने हंसते हुए मुझसे कहा, बेटे, तुम कौन सी रात की बात कर रहे हो? तुम्हें बीमार हुए 8 साल हो चुके हैं और इन 8 सालों में तुमने जो जो कारनामे किए हैं वो काफ़ी डरावने थे। अगर तुम चाहो तो घर जाकर अपने घर वालों से उन किस्सों के बारे में सुन सकते हो कि आखिर तुमने क्या किया था और तुम कैसी कैसी हरकतें करने लगे थे। मुझे मालूम है कि तुम्हें पिछली 8 साल की बातें बिल्कुल भी याद नहीं। तुम्हारे घर वाले तुम्हें ये बातें बता देंगे, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें विस्तार से वो सब कुछ बता सकूं जो तुमने किया था। इसके बाद मैंने अपने घर वालों की तरफ देखा, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये मौलवी जी कह क्या रहे हैं। इसके बाद मैं अपने घर वालों के साथ अपने घर पहुंच गया। लेकिन जब मैं अपने घर पहुंचा तो वाकई में मेरा घर बदला बदला था। जिस तरह का कलर घर पर पहले हो रहा था अब बिल्कुल अलग था। घर की कुछ चीज़ें भी बिल्कुल बदल चुकी थीं। कई कई जगहों पर काफ़ी सारे पेड़ उगाए थे और आसपास के घर भी थोड़े अजीबोगरीब दिखाई दे रहे थे। मुझे मौलवी जी की बात पर वाकई में यकीन होने लगा कि शायद उन्होंने जो कहा वो सही तो नहीं।
कहीं मुझे बीमार हुए वाकई में 8 साल तो नहीं बीत गए। इसके बाद जब मैं अपने घर पहुंचा तो मैंने अपने भैया और भाभी से सब कुछ पूछा। इसके बाद मेरे अब्बू, मेरी अम्मी और मेरे भैया भाभी, इन सभी ने मुझे बताया जो मेरे साथ पिछले 8 सालों में बीता था। दरअसल इन्होंने मुझे बताया कि 8 सालों से मैं अजीबोगरीब हरकतें करने लगा था। मैं रात को घर से बाहर निकल जाता और पास का जो कब्रिस्तान है उसके अंदर जाकर वहीं पर बैठ जाता। सारी रात मैं उसी कब्रिस्तान के अंदर बैठा रहा करता था। और जब गांव वाले मेरे पास पहुंचते, क्योंकि कुछ दिनों के बाद मेरे घर वालों को भी मेरी इस हरकत के बारे में पता चल चुका था कि मैं उस कब्रिस्तान में जाने लगा हूँ। जब घर वालों को ये बात पता चली और जब वो मेरे पीछे पीछे उस कब्रिस्तान तक जाते थे तो मैं उन्हें देखते ही कभी किसी औरत की आवाज़ में और कभी किसी बच्चे की आवाज़ में गालियाँ देने लगता था। और मैं पूरी रात वहीं उसी कब्रिस्तान के अंदर रहा करता था। जैसे ही सवेरा होता तो मैं अचानक से बेहोश हो जाता और फिर घर वाले और गांव वाले मिलकर मुझे उठाकर लेकर आते थे और फिर मुझे अपने घर पर सुलाया करते थे। लेकिन घर पर आते ही मेरा व्यवहार और भी बुरी तरह से बदल जाता। घर आते ही मैं काफ़ी गुस्से में आ जाता और ज़मीन पर बैठकर अपने सर को हिलाने लगता। मैं अपने शरीर को बुरी तरह से तोड़ देता था। मैंने कई बार अपनी उंगलियों को और अपने हाथों को भी तोड़ दिया था। मैं अक्सर अपने घर वालों को, अड़ोसियों पड़ोसियों को, सभी को गालियां निकाला करता। और हैरानी की बात तो ये थी जो उन्होंने मुझे बताई कि मैं अपने घर आते ही अपने कपड़े उतार दिया करता था और पूरे घर में नंगा होकर घूमा करता था। ये बात सुनकर मेरे भी होश उड़ गए कि मैंने ऐसी हरकतें की थीं और जिनके बारे में मुझे पता तक नहीं था। मेरे घर वालों ने मुझे बताया कि मैं पिछले 8 सालों के अंदर जैसे बिल्कुल पागल हो गया था। मेरी अजीबोगरीब हरकतों को देखकर आसपास के पड़ोसियों ने भी घर की तरफ आना तक बंद कर दिया था। इसके बाद कुछ मौलवियों और कुछ मुल्लाओं को बुलाया गया। जब उन्होंने मेरी ऐसी हालत देखी तो फिर उन्होंने मेरा इलाज करना शुरू किया। वो कभी मेरे ऊपर कोई जिन्नात का साया बताते तो कभी किसी खबीस का, लेकिन उनमें से कोई भी मेरा इलाज नहीं कर पाया। इसके बाद 2-3 मुल्लाओं ने मिलकर मुझे मज़ार में बुलाना शुरू कर दिया और मैं मुल्ला और मौलवियों के साथ ही रहने लगा। घर वालों ने बताया कि तकरीबन 2 साल तक मैं एक मज़ार के अंदर ही रहा था और उस मज़ार के अंदर ही मेरा इलाज चला। उस इलाज के दौरान भी मैंने काफ़ी सारी अजीबोगरीब हरकतें की थीं। कई मौलवियों को मैंने काफ़ी ज़्यादा चोटें भी पहुंचाई थीं क्योंकि मैं बिल्कुल पागल जैसा हो गया था। इसके बाद ये मौलवी जी मुझे मिले और इन मौलवी जी ने पिछले 3-4 साल तक मेरा इलाज किया। इसके बाद आज जाकर मैं कहीं ठीक हुआ हूँ। और फिर उन मौलवी जी ने मेरे घर वालों से कहा था कि इसके बाद इसे कभी भी शराब नहीं पीनी। अगर ये कभी भी शराब पीता है तो फिर से वही रूहें इसके शरीर पर कब्जा बना लेंगे और फिर ये और भी ज़्यादा बीमार हो जाएगा। हो सकता है कि इस बार इसकी जान भी चली जाए क्योंकि वो रूहें इतनी ज़्यादा ताकतवर हैं कि इस बार इससे कोई गलती हुई तो हम चाहकर भी इसे नहीं बचा पाएंगे और वो रूहें इसे अपने साथ ले जाएंगी। ठीक वो दिन है और आज का दिन है। मैंने आज तक कभी दोबारा शराब नहीं पी और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, ये थी शमशेद जी की कहानी और ये तीनों कहानियाँ काफ़ी ज़्यादा डरावनी थीं जिन्हें मुझे आप लोगों ने ही शेयर किया है। अगर आपके पास कोई ऐसी और भी कहानी या कोई ऐसा इंसिडेंट है जो कि आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टा आईडी और जीमेल आईडी दिख रही होगी। आप मुझे अपनी कहानी इनके ज़रिए शेयर कर सकती हैं। आपकी कहानियों को इस चैनल पर ज़रूर शामिल किया जाएगा। तो आज की ये कहानियाँ आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप में से जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि आपके पास मेरी और भी कहानियाँ आती रहें। साथ ही चैनल पर और भी सारी कहानियाँ मौजूद हैं, आप चाहें तो उन कहानियों को भी सुन सकते हैं। अगर आपको बब्बन तांत्रिक की कहानियाँ सुननी हैं
तो उनकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। आप उस पर क्लिक करके बब्बन तांत्रिक की कहानियाँ सुन सकते हैं।